मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं सपना मिस और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा को एकदम आसान भाषा में। ठीक है, किस पाठ को जी? तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा को। और ये चैप्टर नंबर कितना है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और ये पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 में इसका लेखक परिचय करवाया गया है। तो जो लोग लेखक परिचय नहीं देखे हैं वो लोग जाके एक बार ज़रूर से ज़रूर लेखक परिचय देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में है ना लेखक परिचय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपके एग्जाम में लेखक परिचय से बहुत सारी क्वेश्चनें आती हैं, तो आप लोग ठीक है ना, कृपा करके आप लोग एक बार लेखक परिचय देख लीजिएगा। और चलिए हम लोग बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शुभ कार्य करने में देरी नहीं करना चाहिए। तो हम लोग का जो पढ़ाई है वो भी एक प्रकार का शुभ कार्य है ना? आप लोग मानते हैं ना जी इस बात को? आप लोग इस बात से सहमत है ना कि जो हम लोग का पढ़ाई है एक बहुत ही अच्छा कार्य है? बिल्कुल आप लोग सहमत होंगे, है ना? तो चलिए हम लोग इस पढ़ाई को पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। आखिरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, है ना, आप लोग को पता होना चाहिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, है ना? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने इस पाठ में क्या लिखा है। तो कैसे हम लोग जानेंगे जी कि इस पाठ में क्या लिखा है? तो सबसे पहले इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी तो जानेंगे ना कि आखिरकार उन्होंने इस पाठ में क्या लिखा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, क्लास 10th। ठीक है, हिंदी गद्य खंड, है ना, काव्य खंड नहीं है। आगे दिया है मेन टॉपिक कि यह विडंबना की बात ही है। ठीक है, यानी कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि भैया लोग ये बहुत ही ज़्यादा है ना विडंबना की बात है। ठीक है, किस चीज़ की बात है जी? किस चीज़ की बात है? तो विडंबना की ही बात है कि आज इस युग में, आधुनिक युग में, है ना, आप लोगों को पता है ना कि आप लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं। तो कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कि आज के युग में, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि जो लोग जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं कि तुम ऊंचा जाति का है तो तुम ऊंचा कार्य करेगा, तुम नीचा जाति का है तो तुम नीचा कार्य करेगा, है ना, उन लोगों का आज भी कमी नहीं है। समाज में वैसे लोग देखने को आप लोग को मिल जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं। आगे दिया है इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, जो आधुनिक सभ्य समाज है वो किसको आवश्यक मानता है जी? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है ना? और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कि हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आज के लोग क्या किए कि श्रम मतलब होता है काम। हम पहले वाले क्लास में बताए हैं कि श्रम का अर्थ होता है काम। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं अपने को, है ना, अपना जीवन यापन करने के लिए काम का बंटवारा किए, है ना, किसका? काम का बंटवारा किए। और जब काम का बंटवारा किए तो इसके साथ साथ किसका बंटवारा कर दिए जी? बताइए, जाति का भी बंटवारा कर दिए, है ना। किसको? देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है ना, यानी कि जाति के आधार पे कामों का बंटवारा कर दिया गया कि आप ऊंचे जाति के हैं तो ऊंचा कार्य करेंगे, नीची जाति के हैं तो नीचा कार्य करेंगे। यानी कि किसके आधार पर बंटवारा हुआ? तो जाति के आधार पर बंटवारा हो गया। इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है ना। कह रहा है ना, इस
पाठ में बोला जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो काम के बंटवारा के साथ साथ काम करने वाले लोगों का भी बंटवारा कर चुके हैं। हम अभी बताए ना, पहले ज़माने में ऐसे होता था या फिर आजकल भी देखने को मिल सकता है ना, बहुत कम मात्रा में, लेकिन थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही कि आप ऊंची जाति के हैं तो ऊंचा कार्य करेंगे, नीची जाति के हैं तो नीचा कार्य करेंगे। तो वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि काम के बंटवारा करने के साथ साथ जो व्यक्ति उस काम को करता था उसका भी बंटवारा कर दिया गया है ना। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है कि हम कामों का बंटवारा कर रहे हैं तो ये है ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक है इसके साथ साथ परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन, ठीक है, श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। ठीक है, कहा जा रहा है कि काम के बंटवारा के साथ साथ आजकल के लोग काम करने वाले लोगों का भी बंटवारा कर दे रहे हैं, है ना। आगे देखिए जी, आगे दिया है श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को, है ना, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने देश के बारे में, भारत देश के बारे में, कि जो भारत के देश के लोग हैं वो श्रम विभाजन यानी कि काम का बंटवारा करने के साथ साथ उन्होंने एक दूसरे को ऊंच नीच भी करार कर दिया है। ठीक है कि भैया आप छोटे जात के हैं तो आप छोटा कार्य करेंगे, आप बड़े जात के हैं तो बड़ा कार्य कीजिएगा, है ना। आगे दिया है जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। कह रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी कि ये जो बंटवारा हुआ है जाति के आधार पर, है ना, ये अन्य किसी भी देश में से जाति का भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, ये भेदभाव केवल कहाँ होता है तो हमारे, है ना, भारत में होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अरे मिस ऐसा मत बोलिए, है ना, तो हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर जी बोल रहे हैं और इन्होंने कुछ सोच समझकर ही बोला होगा, है ना। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है कि यदि आप सोचेंगे कि हमको अच्छा, है ना, अच्छा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो हम जाति के आधार पे लोगों का बंटवारा करते तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है ना। आप कैसे कह देंगे जी कि ऊंच जाति का है तो ऊंचा कार्य करेगा, नीच जाति का है तो नीचा कार्य करेगा, है ना। मान लीजिए हम नीच जाति के हैं, ठीक है, और हमको कोई बड़ा कार्य करने में मन लगता हो, बड़ा कार्य करने में रुचि हो, और हमको कह दिया जाए कि नहीं आप छोटी जाति के हैं, आप छोटा वाला कार्य कीजिए, तो आप बताइए क्या हमको मन लगेगा उस काम को करने में? बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आप लोग को पसंद हो, है ना, जिसमें आपकी रुचि हो वही आप लोग कार्य कीजिए। यदि आप लोग को पढ़ाई में रुचि हो पढ़ाई कीजिए, क्रिकेट में रुचि हो क्रिकेट के लिए, है ना, ऐसा जोर जबरदस्ती मत कीजिए। क्रिकेट का शौक हो या फिर पढ़ाई का शौक हो और काम कोई और कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है ना। जिस चीज़ में आपका रुचि हो वही आप लोग कार्य कीजिए। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी कहे हैं, है ना। यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है कि जाति के आधार पर काम बांटना। ठीक है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि हमें समाज में कुछ ऐसा करना होगा, है ना, जिससे जो व्यक्ति है अपना काम स्वयं से चुने कि हमको ये काम करना है। ठीक है, ये नहीं कि वो आदमी बोले हैं कि तू छोटा जात का है तो तू ये काम करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ में उस व्यक्ति का इंटरेस्ट हो वही काम वो करे, है ना।
इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अब भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि हमारा ऐसा समाज है ना कि जब बच्चा पेट में पल रहा है, माँ के गर्भ में पल रहा है और माँ अगर बड़ी जाति की है तो उसको पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि ये भी यही कार्य करेगा। यदि माँ है ना टीचर है, ठीक है, तो गर्भ में ही निर्धारण कर दिया जाएगा कि ये भी जो बच्चा होगा लड़का या फिर लड़की वो भी टीचर बनेगा, है ना। यदि माँ चाहे पिता अगर मजदूर हैं तो उनको है ना उनके बच्चे को गर्भ में जो बच्चा भी पल रहा है उसको शुद्ध से पता भी नहीं है कि दुनिया क्या होती है, कैसी होती है, ठीक है, उसको निर्धारित कर दिया जाता है कि जब वो पैदा होगा, बड़ा होगा तो वो मजदूर ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारी समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वही काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। आगे दिया है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। और कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कि ऐसा ही नहीं है ना कि गर्भधारण के समय ही उसका काम निर्धारित कर दिया गया। अब मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, बड़ा हुआ, उसको काम निर्धारित कर ही दिया गया है, मजदूर बन गया। अब क्या वो मजदूर बन गया तो उसको बाद में कहा जाएगा जी कि तुम डॉक्टर बन जाओ? नहीं कहा जाएगा। मजदूर है तो जीवन भर वो मजदूरी ही करते रह जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, यानी कि अब जीवन भर आप भी वही काम कीजिए जो आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी करते आ रहे हैं, ठीक है। भले ही पेशा अनुपयुक्त व ठीक है वह है ना अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, ठीक है, चाहे वो काम आपके लिए अच्छा हो चाहे वो काम आपके लिए खराब हो, आपको वही काम करना है चाहे आप भूखे ही क्यों ना मर जाएं, है ना। ऐसा हम लोग के समाज में होता है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। कब जी? जब ऐसा सिचुएशन आएगा तब। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आ गई कि हम मजदूरी का काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या हम अपना पेशा बदलेंगे? नहीं जी, हम अपना कार्य नहीं बदलेंगे। मान लीजिए कोई और मजदूरी करने लगा, रोबोट मजदूरी करने लगे तो इंसान कहाँ जाएंगे? तो मजदूरी नहीं करेंगे तो हम कोई और तो काम करेंगे ना। लेकिन यदि ये भी ना करने दिया जाए तो क्या हम भूखे ही ना मरेंगे? बताइए, हमको कोई काम ही नहीं देगा, है ना, मजदूरी के अलावा हमको कोई काम ही नहीं मिलेगा तो हम तो जाहिर सी बात है भूखे ही मर जाएंगे, ठीक है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पौत्रिक पेशा न हो। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हिंदू धर्म के बारे में बोले हैं कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे एकदम देखिए लिखा हुआ है हिंदू धर्म, है ना, जो हिंदू धर्म के लोग हैं कि जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है ना, जो उसका पौत्रिक पेशा न हो। यानी कि हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारे माता पिता किसान हैं तो हमको भी आने वाले समय में किसान ही बनना है, हमको और कुछ नहीं बनने दिया जाता है, ठीक है। भले ही वह उसमें पारंगत हो, भले ही हमको किसानी करने आए या फिर न आए, हमको किसान ही बनना है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ठीक है ना।
पेशा नहीं चेंज करने पर क्या बनी हुई है जी, प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। ठीक है, कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वास करते हैं। कहा जा रहा है, यहाँ का लाइन आप लोग पढ़िए, है ना, कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। क्या कहा जा रहा है जी, कि गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी की जाति प्रथा समस्या है ना। गरीब है, मान लीजिए हम गरीब हैं तो हमारे पास तो है ना हाथ पैर है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, 2 कान है, 1 मुंह है, चपड़ चपड़ बोलने के लिए, ठीक है, कान है सुनने के लिए, आँख है सुंदर सुंदर धरती को देखने के लिए। तो हम गरीब है तो कोई ना कोई काम करके हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन अगर हमको जाति प्रथा में बांध के रख दिया जाए कि तुम्हारा पिता किसान है, तुम्हारे पिता मजदूर हैं, ठीक है, और मान लीजिए वो अचानक मजदूरी का काम बंद हो गया, देश में मजदूरी का काम बंद हो गया, तो बताइए हम मजदूरी कहाँ से करेंगे? या फिर मान लीजिए हमको मजदूरी करने में इंटरेस्ट ही ना हो, तो क्या हम अच्छे से मजदूरी करेंगे? क्या हम अपने बाल बच्चों का या फिर अपना पेट पाल पाएंगे? नहीं पाल पाएंगे। ठीक है है ना। यानी कि इसमें यही कहा जा रहा है कि गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कि हम कोई काम को अरुचि के साथ करते हैं, बिना मन का जो काम करते हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए आप लोग को भी कहा जाता है कि बचवा लोग, बहनी लोग, आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो फोकस के साथ थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, है ना, मन लगे तभी पढ़िए। आप लोग ही ना एकदम पोथी पत्र खोल लिए हैं, ठीक है, और मम्मी सामने बैठी है, पापा सामने बैठे हैं और हम एकदम बिना मन का पढ़ रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि पापा कब जाएंगे यहाँ से, तो वैसे बंद करे कॉपी ठीक है। तो वाला ड्रामा आप लोग मत कीजिए, है ना, ड्रामा बंद कर दीजिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए पढ़ने में, है ना, या फिर जो जिस चीज़ में आप लोग का इंटरेस्ट है वो कीजिए, ठीक है। आगे दिया है कि ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। और मान लीजिए हमको किसी काम को करने में मन ही नहीं लगेगा, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, तो हम जाहिर सी बात कहेंगे कि हम कल पढ़ाएंगे, कल पढ़ेंगे, है ना, या फिर वो काम ही गलती कर देंगे, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ में रुचि नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस काम को गलत कर देंगे, या फिर कह देंगे कि हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, है ना, बहाना बनाएंगे आप, ठीक है। जिससे क्या होगा जी, गरीबी और उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। कहा जा रहा है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उस कार्य में ना हमारा दिल लगे और न ही दिमाग लगे, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। पढ़ाई करने में यदि आप लोग का न दिल लगे न दिमाग लगे तो आप लोग कैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कीजिएगा, है ना। अतः निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एकदम छप के आता है ना, एकदम छप के आता है कि कौन सी प्रथा, ठीक है, क्या जी, है ना, जाति प्रथा से भी कौन सी प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है, तो जाति प्रथा, ठीक है। क्योंकि यह मनुष्य को स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है, ठीक है। क्या बना देती है जी, एकदम निष्क्रिय बना देती है ना। आगे दिया है, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि यदि मैं जातियों को विरोध हूँ तो फिर मेरे दृष्टि में
आदर्श समाज क्या है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि आप लोग कहेंगे कि इतना आप बोल रहे हैं कि ऐसा है जाति प्रथा, वैसा है जाति प्रथा, तो आपके नज़र में है ना एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मेरा उत्तर होगा, हम तब जवाब देंगे कि मेरा है ना कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो ये उत्तर दिए हैं कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किस पर जी? स्वतंत्रता, यानी कि किसी को भी कोई भी काम करने की अनुमति हो, समता समानता हो, ठीक है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव न किया जाए, भ्रातृत्व, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से प्रेम लगाव हो, है ना, ऐसे मेरा है ना आदर्श समाज आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? पूछते हैं कि क्या ये ठीक नहीं है जी। ठीक है, भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि आप ही लोग बताइए क्या ये ठीक नहीं है किसी को भाईचारे में, है ना, यानी कि मिलजुल को रहने में क्या ही किसी को प्रॉब्लम हो सकता है जी। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह, ठीक है, अंत में कहते हैं कि मेरा तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। ठीक है, दूध पानी के मिश्रण किसके जैसा जी? दूध पानी, यानी कि एक गिलास पानी में, है ना, एक गिलास नहीं, आधा गिलास लेते हैं, आधा गिलास पानी में यदि आप लोग आधा गिलास दूध मिलाएंगे तो कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, है ना, यानी कि घुल जाएगा, मिल जाएगा। वैसे ही हम लोग को एक साथ घुल मिल के रहना चाहिए, है ना, एकदम बढ़िया से रहना चाहिए, किसी से झगड़ा वगैरह ऊंच नीच ये सब नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, यानी कि लोगों का तंत्र। ठीक है, राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र, जिसमें लोगों की स्वतंत्रता हो, है ना, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित, है ना, समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों को प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। ठीक है, कहा जा रहा है कि हम लोग को एकदम बढ़िया से रहना चाहिए, एकदम मिलजुल के रहना चाहिए, है ना, एकदम भाईचारे की तरह रहना चाहिए, दूध पानी के मिश्रण की तरह रहना चाहिए, झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए, झोटा झोटी, है ना, नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई आप लोग को डाउट हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के हमको ज़रूर बताइएगा, है ना, कि हमको यहाँ पे डाउट हुआ है, ये नहीं समझ में आया है। हम कोशिश करेंगे कि आगे आप लोग को, है ना, समझा दें। ठीक है, और कल के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग, है ना, वीडियो को देखना मत भूलिएगा, एकदम अंत तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज का क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा, क्योंकि आप लोग एकदम बढ़िया, है ना, चैप्टर के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, और आपको इस चैप्टर से बहुत सारी सीख भी मिली होगी कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, भाईचारे की तरह रहना चाहिए, दूध पानी के मिश्रण की तरह रहना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है ना, एकदम मिलजुल के रहना चाहिए। और आपको जिस काम में रुचि हो वही काम आपको करना चाहिए। ठीक है, इतना था इस चैप्टर में, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।